नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम डीएसयू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 मार्क्स रहेंगे और किसी भी प्रकार की भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। क्योंकि आपको डीएसयू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न तो पता ही होगा कि 25-25 क्वेश्चंस आपके 25-25 नंबर के चारों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। यानी आपके इंग्लिश से, मैथ से, रीजनिंग से और जीके से, यानी 25-25 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और 25-25 मार्क्स के। ठीक है, यानी आपका टोटल पेपर 100 नंबर का रहेगा और किसी भी प्रकार की इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग है। और इसलिए इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड पेपर इंग्लिश का लेकर आए हैं डीएसयू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। और आपके एग्जाम में केवल 14 दिन का समय बचा हुआ है, यानी 14 दिन का समय बचा हुआ है। 14 और 15 जुलाई से आपका एग्ज़ाम है। पता है आपको 14 और 15 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए हम इस संभावित पेपर लेकर आए हैं। और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा, यानी आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो सेक्शन रहेगा बिल्कुल इसी पैटर्न पर रहेगा, जिस पैटर्न पर इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें और सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लें। और देखिएगा, यदि आप 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस का आंसर सही देते हो तो आप गारंटेड डीएसयू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में सिलेक्शन ले जाओगे। यानी आप अपना टारगेट रखिए 85 प्लस मार्क्स लाने का, और 15 नंबर का आपको छोड़ना नहीं है। यदि आप 85 अटैम्प्ट करते हैं तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी आप फ़ायदा लीजिए। यानी यदि आप सही 85 क्वेश्चन करते हैं और 15 क्वेश्चन आप तुक्का लगाते हैं तो आपके मार्क्स माइनस नहीं होंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 100 में से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, यानी 100 में से 100 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक, यानी 4 क्वेश्चन हमें पैसेज के दिए हुए हैं। जो ये पैसेज दिया हुआ है पॉवर्टी का, यानी कि गरीबी का, तो इसको हमें अच्छे से रीड करना है और फिर इससे ही हमें 4 क्वेश्चन यानी कि छांटने हैं, उनका आंसर बताना है, जो कि बहुत ईजी है। आप सभी ये कर सकते हो, यानी ज़रूरी नहीं है आपके एग्ज़ाम में यही पैसेज आएगा, यानी दूसरा भी पैसेज आ सकता है। तो आपको अच्छे से पैसेज रीड करना है और पैसेज में से ही आपको आंसर बताना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी लेखक के अनुसार गरीबी क्या है। तो देखिएगा, लेखक के अनुसार पॉवर्टी का अर्थ यानी गरीबी का अर्थ है एक समाज की आयोक्ता जीवन की बुनियादी आवश्यकता को प्रदान करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है। देखिएगा, इनेबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी टू प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इस प्रकार से ये आपको 4 क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको ये 4 क्वेश्चन पैसेज से करने हैं। यदि आपको इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करना अच्छे से आता है तो आप गारंटेड पैसेज वाले क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी पैसेज से आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप चारों के सही करके आओगे एग्जाम में। तो देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। देखिएगा, सोसाइटीज इन द थर्ड वर्ल्ड कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज फ्लॉग्ड बाय मास पॉवर्टी बिकॉज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोसाइटीज लाइव एट अ वेयर सब्सिस्टेंस लेवल। और देखिएगा, 78 और 79 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, यानी कि बहुत ही ईजी है, आप पैसेज पढ़ के इनका आंसर दे सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 से तो यहाँ पर देखिएगा, इन क्वेश्चंस नंबर 81 और 82, यानी जो क्वेश्चंस 81 और 82 हमें दिए हुए हैं, इनमें 3 जो हमें शब्द दिए हुए हैं, ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी स्पेलिंग रॉन्ग है और एक की स्पेलिंग हमारी क्या है, सही है। तो हमें सही वाली स्पेलिंग बताना है। अब देखिएगा, आर्किटेक्चर की स्पेलिंग क्या होती है। क्या आर्किटेक्चर की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए में सही है, ARCHITECTERE, रॉन्ग है, तो ये आपका नहीं होगा, आपका दूसरा भी नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, आर्किटेक्चर की स्पेलिंग ARCHITECTURE
TECTURE, ये होती है आर्किटेक्चर की स्पेलिंग। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में हमें ये स्पेलिंग दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में देखिएगा एपिलॉज की स्पेलिंग क्या होती है। तो एपिलॉज की स्पेलिंग देखिएगा EPILOGUE, यानी ऑप्शन नंबर जो हमें डी में दी हुई है। क्लियर है, यानी कि आप इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83, मीना डिड समथिंग आउट ऑफ कैरेक्टर टूडे, सी गेव अ बेगर सम मनी। तो यहाँ पर देखिएगा जो आउट ऑफ कैरेक्टर है, आउट ऑफ कैरेक्टर क्या है, आइडियम्स, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सामान्य आचरण के विपरीत व्यवहार करना। क्या? सामान्य आचरण के विपरीत व्यवहार करना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिड नॉट बिहेव इन वंस यूजुअल नेचर। ठीक है, अब इसी प्रकार का देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 है, पीपल से डैट द बैंकर इज ऑन हिज लास्ट लेग्स, ऑन हिज लास्ट लेग्स क्या है? एक आइडियम है जिसका अर्थ होता है बर्बादी की कगार पर होना। क्या? बर्बादी की कगार पर होना। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन द वर्जिन ऑफ र्यून, ऑन द वर्जिन ऑफ र्यून का अर्थ होता है, यहाँ पर जो वर्ज का अर्थ होता है कगार। क्या होता है? कगार। ऑन हिज डेथ बेड, डेथ बेड का मतलब होता है मृत्यु सैया। और एट द एंड ऑफ हिज बिट्स, बिट्स का मतलब होता है किंग कर्तव्य मूड। और एट द एंड ऑफ हिज जर्नी, जर्नी इसका मतलब होता है कि अपनी यात्रा के अंतिम पर, यानी अपनी यात्रा के अंतिम पर होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्बादी की कगार पर होना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो देखिएगा फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बारंबारता। इसमें हमें अपोजिट वर्ड बताना है। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है क्या? बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता होता है। और अब हमें बारंबारता का विलोम बताना है, तो बारंबारता का विलोम क्या हो जाएगा? शायद ही कभी। तो सेल्डम का अर्थ होता है शायद ही कभी, लेकिन लेस का मतलब क्या होता है? कम, ये तो बारंबारता का विलोम हो नहीं सकता। लेट का मतलब क्या होता है? देर, ये भी विलोम नहीं हो सकता। एविड का मतलब क्या होता है? लोभी, उत्सुक, लालची। तो यानी ऑप्शन नंबर डी, सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी, और फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बारंबारता। बारंबारता शायद ही कभी का उल्टा है, यानी तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी इनका अर्थ अलग ही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अब देखिएगा डेक्लाइंस, डेक्लाइंस का विलोम क्या होगा? डेक्लाइंस का मतलब होता है झुकना या अस्वीकार करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? यदि हम बात करें एडमिट्स की, तो एडमिट्स का मतलब क्या होता है? प्रिविश करना। क्या होता है? प्रिविश करना, प्रिविश करना। बात करें एक्सेप्ट की, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और डेक्लाइंस का मतलब होता है अस्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और रिफ्यूज का मतलब होता है अस्वीकार करना। जो रिफ्यूज है एक डेक्लाइंस का सिनोनिम है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि इसका विलोम शब्द बताना है, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। इम्प्रूव्स का मतलब होता है सुधार करना, यानी तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और डेक्लाइंस का मतलब होता है अस्वीकार करना। क्लियर है? देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर छूट गया है, इसमें आपको अपोजिट वर्ड बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87 और 88 में हमें समान अर्थ बताना है, यानी जैसे कि ये सब दिया है हमें कैटेस्ट्रॉफ, इसका अर्थ होता है, कैटेस्ट्रॉफ का अर्थ होता है भयंकर संकट आना। क्या होता है? भयंकर संकट होना। और यही अर्थ होता है ट्रेजेडी का। किसका होता है? ट्रेजेडी का। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है भयंकर संकट होना, यही होता है ट्रेजेडी का। ट्रेजेडी का अर्थ भी होता है भयंकर संकट होना, लेकिन एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा, क्रोध। वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा।
और हेटेड का मतलब क्या होता है, घृणा करना, नफरत करना। तो यानी कि कैटेस्ट्रॉफ से ट्रेजिडी शब्द मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट, एब्ज्यूट। एब्ज्यूट का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए, रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब भी होता है त्यागना, छोड़ना, लेकिन एनाउंस का मतलब क्या होता है, घोषणा करना। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, उच्चारण करना। और डिनाउंस का मतलब होता है फटकार या फिर दोषारोपण, इसको हम अनायास भी बोल सकते हैं। तो एब्ज्योर का जो समानार्थी शब्द है वो हो जाएगा रिनाउंस। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, आपको इसी बेसिस पर इंग्लिश के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके DSU जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89 और 19 में, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस एंड इंडिकेट इट बाय ब्लैकिंग द एप्रोप्रिएट ओवल इन द आंसर शीट। यानी कि इसमें हमें वन वर्ड में आंसर देना है। अ कलेक्शन ऑफ स्लैब, यानी गुलामों का समूह। गुलामों के समूह को वन शब्द में हम क्या कहेंगे, यानी वन वर्ड में हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो कौफल, COFFLE, कौफल, ठीक है। क्योंकि कपल का मतलब होता है गुलामों का समूह, तो इसको हमें वन वर्ड में बताना है। अ कलेक्शन ऑफ स्लैब यानी गुलामों का समूह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कफल। कफल का मतलब होता है गुलामों का समूह। क्लियर है। और देखिएगा जो अन्य शब्द हमें दिए हुए हैं, जैसे कि क्रू। क्रू का मतलब होता है नाविक दल। कंपनी का मतलब होता है संगत। तो इस प्रकार से इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, आप प्रोफेशनल सोल्डर हार टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी, यानी कि पेशेवर सैनिक भाड़े पर दूसरे देश में लड़ने के लिए, पेशेवर सैनिक भाड़े पर दूसरे देश में लड़ने के लिए। तो इसको वन वर्ड में हम क्या कहेंगे, मर्सिनरी। क्या कहेंगे, मर्सिनरी। और इसके अलावा जो लिक्विडेटर, इसका अर्थ होता है संपत्ति का निस्तांतरण। और वेनल का मतलब होता है बिकाऊ। हारेलिंग का मतलब होता है किराए का टट्टू। क्या होता है, किराए का टट्टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, मनोज इज सो क्रेडिबल दैट ही इमीडिएटली बिलीव्ड माई स्टोरी। इसमें हमें बताना है कि ये सेंटेंस सही है हमारा, या फिर इसमें हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर इसमें हमें कुछ सुधार करना है। तो देखिएगा, मनोज इज सो क्रेडिबल, मतलब क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। यानी मनोज इतना विश्वसनीय है, डेट ही इमीडिएटली बिलीव्ड माई स्टोरी, जो कि मेरी स्टोरी पर क्या विश्वास कर लेता है। तो ये जो क्रेडिबल है यानी विश्वास, ये वाक्य को सार्थक अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। यानी कि इसकी जगह पर होना चाहिए क्रेड्यूलोस। क्रेडुलॉस क्या होना चाहिए, क्रेडुलॉस। क्रेडुलॉस का मतलब होता है सहज विश्वासी। यानी मनोज इतना सहज विश्वासी है जो कि मेरी स्टोरी पर जल्दी विश्वास कर लेता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडुलॉस। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। तो देखिएगा, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सनशाइन, यानी जो पौधे हैं बिना सनशाइन के ग्रो नहीं हो सकते हैं। तो ये वाक्य बिल्कुल आपका सही है। इसमें हमें नो इम्प्रूवमेंट करना है, यानी कि किसी भी प्रकार का इसमें सुधार नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पर देखिएगा, द इक्विपमेंट्स वर फैकल्टी, द इक्विपमेंट्स वर फैकल्टी। तो इसमें इक्विपमेंट में जो वेयर लगा है WERE, ये गलत है, क्योंकि इक्विपमेंट सदैव सिंगुलर नाउन में ही लिखा जाता है, किसमें, और किसी भी प्रकार का एस या एस नहीं लगता है। तो इसको हम इस प्रकार से ठीक करेंगे, द इक्विपमेंट्स, यहाँ पर वर्क की जगह लगा देंगे हम यहाँ पर वॉच, फिर इसके बाद फैकल्टी। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द इक्विपमेंट्स वॉज फैकल्टी। क्योंकि इक्विपमेंट्स में कभी हम एस या एस का उपयोग नहीं करते हैं, इसको हमेशा सिंगुलर नाउन में ही लिखते हैं हम। ठीक है। और
हमेशा इसमें एक वचन क्रिया का यानी कि प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम वॉच का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 और 195। तो इसमें देखिएगा हमें क्वेश्चन नंबर 94 और 95 में हमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट रमेश वाइफ सेड हिम रमेश आई थिंक आई कैन टेल व्हाट इज एमिस विद आवर क्लॉक। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, यानी हमें डायरेक्ट दिया हुआ है तो इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम आई को हम सी में बदलेंगे और कैन को हम कुड में बदलेंगे, तो हो जाएगा हमारा सी कुड टेल, और इज को हम वॉज में बदलेंगे यहाँ पर, और अवर को हम देयर में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सी कुड टेल हिम व्हाट वॉज एमिस विद देयर क्लॉक। क्लियर है, एक इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। देखिएगा, सी कुड टेल हिम व्हाट वॉज एमिस विद देयर क्लॉक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिएगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, और ये पेपर हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, यानी सेंड कर चुके हैं आप सभी को। चलिए देखते हैं 95। प्लीज प्लीज डोंट डू एनीथिंग डेंजरस सेड हिज वाइफ। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमें ये वाक्य दिया हुआ है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का है। किसका है? इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95, जो एक हमें वाक्य दिया हुआ है यानी सेंटेंस दिया हुआ है, ए इम्पेरेटिव में दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा, जो डोंट टू है, डोंट टू को हम नॉट टू में चेंज करेंगे, डोंट टू को हम नॉट टू में चेंज करेंगे, और प्लीज को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, हिज वाइफ रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डू एनीथिंग डेंजरस। तो यहाँ पर देखिएगा, हिज वाइफ वैग्ड, या फिर हम इसको रिक्वेस्टेड में भी चेंज कर सकते हैं, तो रिक्वेस्टेड हिम, डोंट टू को हम चेंज कर देंगे नॉट टू में। इसके बाद डू एनीथिंग डेंजरस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। देखिएगा, इन क्वेश्चन नंबर 99 और देखिएगा यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 99 और 100 सॉल्व करेंगे, क्योंकि 96, 97 और 98 दो क्वेश्चन यानी मिस हो गए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे। यहाँ पर किसी गलती से पीडीएफ में ऐड नहीं हो पाए। चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मैनी टाइप्स ऑफ फिश वर बीइंग सोल्ड बाय देम एट द मार्केट, यानी जो ये हमें सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, यानी पैसिव में दिया हुआ है। इसको हमें एक्टिव में चेंज करना है, इसको हमें एक्टिव में चेंज करना है। तो एक्टिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, मैनी टाइप्स ऑफ फिश, यानी कई प्रकार की मछलियाँ, वर बीइंग सोल्ड बेची जाती है, बाय देम उनके द्वारा, एट द मार्केट यानी कि बाजार में। तो सबसे पहले तो हमें जो देम है इसको हमें दे में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद यानी हम जो देम है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम दे को बनाएंगे सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि वेयर। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। क्लियर है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो इसमें हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम विंग का यूज करते हैं। किसका? VEING, विंग का यूज करते हैं। तो इसको हम पैसिव वॉइस से एक्टिव में चेंज करेंगे, तो WER वेयर, फिर इसके बाद ING। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, दे वर सेलिंग मैनी टाइप्स ऑफ फिश एट द मार्केट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ पर देखिएगा, द टास्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट। तो देखिएगा, स्टूडेंट को हम पहले सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो द स्टूडेंट, द स्टूडेंट। इसके बाद जो शुड हैव बीन, हम बीन को हटा देंगे, तो हो जाएगा हमारा शुड हैव, द स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड द टास्क, द स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड द टास्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, जो क्वेश्चन हमारे छूट गए इसमें, यानी 97 और
सॉरी 96, 97 और 98, ये 3 क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। और देखिएगा इसी प्रकार का आपका एग्जाम का बिल्कुल लेवल आएगा, इसलिए आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।